नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव पर हमारे खास कार्यक्रम रणक्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार के महासंग्राम के लिए रणक्षेत्र में योद्धा डट चुके हैं। वो अपनी चुनावी रणनीति बनाने में लगातार मशगूल है। पर रणक्षेत्रों का सूरत हाल क्या है, जनता आखिर क्या चाहती है, उसके असल मुद्दे क्या हैं, इन सब की पूरी तस्वीर आप तक लगातार हम लेकर आ रहे हैं डीडी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। और आज जिन दो रणक्षेत्रों की हम तस्वीर आपको दिखाएंगे वो हैं गया टाउन, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने, और फुलवारी, जहां जनता के मुद्दों की पड़ताल की हमारे दूसरे सहयोगी संवाददाता कुमार आलोक ने। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं गया टाउन से लोगों के मुद्दे, उनके सरोकार और उनकी आवाज, जहां पहुंचे थे हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल अपने अपने लिहाज से मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन जनता के मुद्दे क्या हैं ये जानने के लिए हम मौजूद हैं गया विधानसभा में। और यहाँ पर हम जनता से जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों के आधार पर वो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना जनप्रतिनिधि चुनने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो है बिहार की गया के प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं। गया के लोगों से हम जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं इनके लिए जो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि गया विधानसभा में क्या आपको सबसे अहम मुद्दा नज़र आता है? मैं गया के वासी होने के नाते मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ इस मंच से कि गया में जो है हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बहुत कमी है। वो अभी पूरे तौर पर नहीं दुरुस्त हुआ है, हालांकि पहले से बहुत सुधार हुई है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा भी गया तरक्की कर रहा है। और सफाई में अभी जितना काम होना चाहिए था अभी सफाई का अभियान के द्वारा, लेकिन अभी उतना काम गया में नहीं हुआ है। सड़कों की हालत, कुछ अच्छे रोडों को छोड़कर बाकी जितने सड़कें हैं वो अभी भी अपनी पुरानी स्थिति में ही है, जिसमें खास करके यहाँ बिहार सरकार या जो भी जिसके अंतर्गत ये सड़क परियोजना आती है उसमें सड़क का जो गांव महल्लों के अंदर जो अभी सड़क की ये है उसको दुरुस्त किया जाए। बिल्कुल सड़कों की हालत उतनी अच्छी नहीं है। दादा आप बताइए कि ये पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम जगह है गया, और गया विधानसभा में आता है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? गया को अगर पर्यटन स्थल के लिहाज से अगर विकसित किया जाए तो काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल सकता है, जिस पर सरकार पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हम लोग यहाँ अभी गांधी मैदान में जो बैठे हुए हैं तो गांधी मैदान में सफाई का मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है। और इस पर हमने कई बार विधायक को कहा, लेकिन इस पर कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ एक तालाब है जिसको यहाँ के लोग जो आते हैं यहाँ घूमने गांधी मैदान में, चूँकि शहर का एक प्रमुख एरिया है, यही गांधी मैदान है जहाँ लोग आ कर के यहाँ स्वास्थ्य लाभ करते हैं। और उस तालाब का नाम लोग प्रेम सागर गया के लोगों ने रख दिया है। एक पाइप दौड़ा करके और यहाँ के विधायक ने तालाब को भरने की कोशिश की कि अब पाइप से कोई तालाब भरा जा सकता है? कभी नहीं भरा जा सकता है। सिर्फ यह एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। गया के लिहाज से क्या अहम मुद्दे हैं? युवाओं से हम बात करते हैं कि उनको क्या लगता है कि उनकी नज़र में सबसे अहम मुद्दे क्या हैं। आप बताइए गया में सबसे अहम मुद्दा आपके लिए क्या? गया में सर अहम मुद्दा सफाई है। विकास के रूप में विधायक सांसद इस पे ध्यान नहीं देते हैं। और हम लोग सफाई के मुद्दे पे जब बात होती है तो कुछ सफाई होती है, कुछ सफाई होती नहीं है। एक झोंक होता है सफाई होने का, उसके बाद सफाई का नाम गया शहर में नहीं है। बिल्कुल सफाई को लेकर एक समस्या है, हम और बात करेंगे। हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि निजी प्रैक्टिस के एक डॉक्टर थे, उनके घर के सामने एक लंबी लाइन लगी हुई थी। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या स्थिति है गया विधानसभा में? खास तौर पर इतनी लंबी लाइन जो है निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर के यहाँ? स्वास्थ्य सुविधाओं का हम लोग के यहाँ बहुत कमी है। हम लोग के यहाँ अभी तक हम लोग इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, ये बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन हम लोग के यहाँ कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं, हार्ट के पेशेंट को बाहर जाना पड़ता है। मौलिक सुविधाएं भी स्वास्थ्य की बहुत कमी है। दूसरा प्रॉब्लम है वो है उद्योग की यहाँ कोई भी उद्योग की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से हमारे युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। और शिक्षा की मूल व्यवस्था है, लेकिन बढ़िया शिक्षा व्यवस्था, उस शिक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, जो कि हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो है उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये मौलिक सुविधाओं की आवश्यकता है जो कि बहुत ज़्यादा कमी है। बिल्कुल शिक्षा की व्यवस्था तो है, लेकिन स्तरीय शिक्षा चाहिए यहाँ गया में, और उद्योग धंधे नहीं है जिससे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता। हम और बात करेंगे गया विधानसभा में। आप बताइए दादा कि आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दा सबसे अहम रहने वाला है?
यहाँ 3 बात का मुद्दा है। सबसे पहले तो सफाई, जो कि पूरे गया क्षेत्र में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, बिजली की व्यवस्था। बिजली कुछ सुधार हुआ था और सुधार हुआ है नो डाउट, लेकिन फिर भी बिजली जैसा मिलना चाहिए वैसा मिल नहीं पाता है। यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, इसका कारण मुख्य है बिजली, नंबर 2। नंबर 3, पानी, जो कि बहुत सारे मोहल्लों में पानी नहीं है। पानी के लिए लोग टैंकरों के पीछे दौड़ते हैं। आपको यहाँ पर रामपुर में, एपी कॉलोनी में, बागेश्वरी में पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो लोग सक्षम हैं वो तो अपना बोरिंग वगैरह करवा करके पानी की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं उनको पानी बहुत मुश्किल से मिल पाता है। बिल्कुल, जो निचले तबके के लोग हैं उनको पानी की बहुत दिक्कत है गया विधानसभा में। हम और बात करेंगे यहाँ पर जो है यहाँ की जनता से कि आखिर उनके नज़र में अहम मुद्दे क्या है। आप बताइए कि क्या आपको लगता है। यहाँ गया का पौराणिक महत्व बहुत ज़्यादा है। जिस तरह मुसलमान लोग हज करने जाते हैं उस तरह बौद्ध धर्मावलंबी लोग गया आते हैं। अगर इसको, और हिंदू धर्म के लिए भी ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, अगर इसको बढ़िया से डेवलप कर दिया जाए तो यह पूरा दुनिया के लिए एक आदर्श टाउन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ बौद्ध लोग के भी हैं, जैन लोग के भी हैं और सनातनी लोग भी हैं। और दूसरा, यहाँ का जो इधर गया में जो निर्माण कार्य हो रहा है उसका गुणवत्ता बहुत ही खराब है। आज ये देखिए, इस जो हम बैठे हुए हैं ये 50 साल पहले से बना हुआ है, 40-50। इसमें कोई भी तरह का भी बीमारी नहीं हुआ है। अभी बाहर देखिए, अभी 1 साल पहले भी बना है, उसके बाद भी सब कवड़ गया है। बिल्कुल, निर्माण कार्य में जो गुणवत्ता है वो ठीक नहीं है। तो एक तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं यहाँ लोग। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दा है। आज हम लोग 30 साल से विधायक चुने हुए हैं, मगर आज भी कोई भी नौजुवक हो चाहे बच्चा हो, कहीं पर भी एक भी चिल्ड्रन पार्क नहीं बना है। यदि सोच लेता है कि संडे को हम लोग को फुर्सत है, कहीं पर भी हम लोग सोचते हैं कि 5 मिनट जाकर टाइम काटे, तो कहीं पर ऐसा जगह व्यवस्था नहीं है जो कि हम लोग आधा घंटा 1 घंटा जाके बैठ सकते हैं। सारे जो भी जहाँ पर व्यवस्था है, यहाँ पर जैसे गांधी मैदान में हम लोग सुबह टहल रहे हैं जरूर, मगर यहाँ 10 बजे के बाद खाली पियाकी का अड्डा पड़ जाता है। कोई प्रशासन ध्यान नहीं देती है। प्रशासन ने बैठ के यहाँ पर लोग को दारू पिलवाते हैं। गया के और मुद्दे क्या है हम और जानेंगे। यहाँ पर गांधी मैदान के इतर विधानसभा बहुत बड़ी होती है। गया में क्या अहम मुद्दा है, आप बताइए, आपको क्या लगता है। गया में देखिए, नाली जो बनता है उसमें क्या, नाली का बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ नाली बनवा देता है, मोटा मोटा ढलाई कर देता है, सफाई करता है तो उसको उखाड़ता है और फिर किनारे करके छोड़ देता है। राहगीर चलता है, उसको गिरने का बहुत बड़ा डर बना हुआ रहता है। जो नाली है वो सही से नहीं बनती, टूट जाती है, आपका कहना है। आप कुछ बोलना चाहेंगे गया के मुद्दे पर। हमें याद है कि शायद मैं 5 साल का था तब से ही यहाँ ये गांधी मैदान देख रहा हूँ, और उसके बाद से एक भी पार्क नहीं बन सका। और बेसिक इंफ्रा गया शहर में आज तक कोई नेता नहीं दे सका, चाहे जो भी हो। हम लोग इतना में ही खुश हैं कि नाली नहीं बना, रोड नहीं बना। आप सोचिए कि गया का जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के हिसाब से जो बेसिक इंफ्रा, बिहार का आज के डेट में वो कहा जाता है कि सी ग्रेड का टाउन है, इसको बी ग्रेड में लाना है। ये सारा बातें, मतलब सारी बातें यहाँ पे हो रही है, पर जो बेसिक थीम है उसके बारे में सोचने लायक हमारे नेता नहीं। उनको एजुकेटेड होना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि हम जो नेता चुने उनको एजुकेटेड होना ज़रूरी है। बिल्कुल, जो नेता है उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए और जनप्रतिनिधि चुनने वक्त इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए, ये इनका कहना है। आप कुछ कहना चाहते थे, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बेसिक मुद्दा जो है वो एजुकेशन है, रोटी कपड़ा और मकान, जो आम आदमी से बिलोंग करता है। हमारे यहाँ एजुकेशन का भी लेवल जो गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा बेहद लो है। हमारे यहाँ पड़ोसी में लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी, उसकी स्थिति आप देख सकते हैं कितनी दयनीय है, कितनी जर्जर है। ठीक है, गरीब लोग आके, गरीब के बाल बच्चे आके पढ़ते हैं तो किस बेस पर आके पढ़ेंगे। सारी चीज़ अवेलेबल नहीं होगी लाइब्रेरी के अंदर, सारे बुक अवेलेबल नहीं होंगे तो कैसे लोग प्रिपरेशन करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब जाने के लिए। तो गवर्नमेंट को इस तरफ से पूरी ध्यान देना चाहिए कि कैसे गरीब के बाल बच्चे पढ़े और उसके बाद फिर उनका ज़िंदगी आगे बदल सके, सुधर सके। बिल्कुल, जो है सरकारी लाइब्रेरी की स्थिति अच्छी नहीं है और सरकार को बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। क्या कहना है आपका। एक बहुत बड़ा समस्या है पानी का। ये जो फल्गु नदी में है, जहाँ तहाँ पंप लगा कर जो सप्लाई दिया जा रहा है,
वो पानी जो है सो हर एरिया खराब हो रहा है, अंदर का पानी जो आ रहा है बहुत अशुद्ध आ रहा है, उसके अंदर लाल जैसा जो है सो केमिकल वगैरह कुछ है जो पीने लायक पानी नहीं है। और ये सरकारी स्तर पर ही दूर हो सकता है। लंबा प्रोजेक्ट बना करके इसको सब पानी को सफाई करके नाला निकाल करके वहाँ पर सबको शुद्ध किया जाए, उसको सब सप्लाई दिया जाए। पानी बोरिंग में भी निकलता है, वो भी पीने लायक नहीं है। रमना, पितामेश्वर, मलाटोली जितना लंबा चौड़ा एरिया है, चौक तक जा रहा है, वो सब का पानी अशुद्ध हो चुका है। वो पानी जो है सो बीमारी है, बहुत सा केमिकल उससे जो है वो अशुद्धि उसमें है, उसको दूर करवाने की व्यवस्था किया जाए। बिल्कुल पानी शुद्ध नहीं है, जो सप्लाई किया जाता है, जिसकी आपूर्ति की जाती है, उससे बहुत दिक्कत हो रही है। बिजली की बात हो गई, पानी की बात हो गई, यहाँ शिक्षा का स्तर उतना बेहतर नहीं है जितना ये लोग चाहते हैं, जिससे गया के लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें और यहाँ पर अगर नौकरी चाहिए तो उद्योग धंधे हो। हम और बात करते हैं कि आखिर गया के लोगों के नज़र में सबसे अहम मुद्दे क्या हैं। कृषकों के लिए अनेक तरह की घोषणा किया जा रहा है, डीजल सब्सिडी या पंप सेट वगैरह या नहर वगैरह के लिए, लेकिन कोई भी कार्य यहाँ हो नहीं रहा है अब तक के। शहर में गली नली का समस्या सबसे ज़्यादा है। रोड किसानों के लिए काम नहीं हो रहा, आप ये कह रहे हैं। आप बताइए कि आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं या आपको लगता है कि कुछ और मुद्दे हैं? वो इत्तेफाक तो रखते हैं, और मैं एक बताता हूँ अभी रिसेंट की घटना। मैं श्रीमती जी के साथ गया था कुछ मार्केटिंग करने टिकाई रोड से, जो स्टेशन की ओर रोड जाती है गुरुद्वारा की ओर। वो मेरी श्रीमती इतना गुस्सा हो गई कि कहाँ आप ले आए, बारिश होती है, सड़क का दुर्दशा एकदम, पैदल चल नहीं सकते हैं, बहुत बुरी स्थिति। इतने दिनों में हमको रास्ता नहीं मिला, सड़क नहीं मिला, और जो सड़क है डालमिया जी वाला रोड इतना जाम रहता है कि आप परिवार के साथ चल नहीं सकते हैं। उसको निवेदन है हमारा, उसको ठीक किया जाए। बिल्कुल, रास्ते की बहुत दिक्कत है इतने दिनों बाद भी, ये कहना है जो है इनका। आप बताइए क्या आप कहना चाहते हैं? हमारा शहर में टेकारी रोड में एक मिर्सफात रोड है। ये रोड आज से साल भर पहले जब बना हुआ था तो उसको कहा गया कि इसको तोड़ के बनाओ, तो ठेकेदार तैयार नहीं हुआ तोड़ने के लिए, बोला ऐसे बनाएंगे। जब बनाया तब मुश्किल से वो रोड 6 महीना भी नहीं चला, और 6 महीना फिर अगला साल फिर बना, फिर 6 महीना नहीं चला। फिर आज जाकर रोड को देखिए, इतना बुरा स्थिति है, कोई भी आदमी चल नहीं सकता है, पैदल नहीं चल सकता है, गाड़ी से दूर की बात है। पूरी रोड मोड़ देखिए, मोड़ पे हर पितृपक्ष में काम होता है, और जैसे ही फिर बरसात आता है गुणवत्तापूर्ण सड़कें नहीं बनती, आप ये कह रहे हैं। हर की स्थिति है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? गया अंतर्राष्ट्रीय और पौराणिक शहर है, लेकिन जो सुविधाएं यहाँ पर्यटकों को होनी चाहिए या आम नागरिक को होनी चाहिए, वो पूर्णतः अभाव है। हमारे यहाँ पर्यटक आते हैं, लेकिन ये संदेश लेके जाते हैं कि गया इज वेरी डर्टी टाउन, साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता, आप ये कह रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? यहाँ विकास अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ से 25 साल से नगर विधायक हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ, चाहे नाला का हो, रोड का हो, सफाई का हो, कोई भी काम यहाँ पर अभी तक इतने सालों में नहीं हुआ। ठीक है, कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे दुर्गाबाड़ी में पानी इतना जमा रहता है कि हम लोग को आना जाना मुश्किल है। पानी 2-2, 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक जमा हुआ है, उसमें मतलब गंदगी फैला हुआ है पूरा चारों तरफ, मगर उसको कोई देखने वाला नहीं है। आज ये कम से कम 2500 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं, तो देखते आ रहे हैं। पता चलता है कि हाँ ये रोड बनेगा, ऐसे होगा, मगर आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। अगर एक दिन मूसलाधार बारिश हो जाए, एक दिन अगर 24 घंटा बारिश हो जाए, तो फल्गु से नहीं, नाला से यहाँ बाढ़ आ जाएगी। नाला से बाढ़ जाएगी। आप भी कुछ कहना चाहते हो तो आपसे बात कर लेते हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए गया को जल जमाव, सफाई, हम यही जो चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं। अगर जिस दिन सफाई और जल जमाव की समस्या अच्छी हो गई तो टूरिस्ट को भी बढ़ावा मिलेगा और ये हम लोग को भी अच्छा लगेगा। आप बताइए क्या आप कहना? केवल सरकार दोषी नहीं है, विकास नहीं हो रहा है इसके लिए, यहाँ के आम पब्लिक भी दोषी है। हम जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद में बटे हुए हैं। हम लोग जब तक पूरे लोग राष्ट्रवादी नहीं होंगे, विकास नहीं हो सकता है। इसी नोट के साथ हम गया के लोगों से बातचीत खत्म करते हैं। लोगों का यह कहना है कि विकास के काम तो हुए हैं, लेकिन उनकी रफ्तार काफ़ी धीमी है, खास तौर पर गया के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए। यहाँ पर साफ सफाई की बेहद ज़रूरत है, जो फिलहाल नहीं दिखाई देती है। कैमरामैन संजय जना के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज़, गया। तो ये था गया टाउन का हाल, और अब आपको दिखाते हैं फुलवारी का सूरत हाल, जहां पर हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने लोगों से बातचीत की।
रण क्षेत्र में आपका स्वागत है और हम अभी बिहार के फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में हैं। हालांकि ये वीआईपी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से श्याम रजक जो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं राज्य के, वो प्रतिनिधित्व करते हैं। कहने को तो यहाँ एयरपोर्ट है, जयप्रकाश हवाई अड्डा यहीं पे है, फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में ही आदर्श कारा बेउर्जेल है यहाँ पे है। लेकिन कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र में, यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे रण क्षेत्र में। सबसे पहले सर हम बेसिक कम्युनिटीज़ की बात करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि महानगर में होते हुए, एक तरह से पटना को हम महानगर कहें, और एक इतने बड़े नगर के करीब होते हुए, यानी कि 4 या 5 किलोमीटर है पटना शहर से, बेसिक कम्युनिटीज़, नली गली और रोड्स की जो स्थिति है उसके बारे में क्या कहें? बहुत अच्छा नहीं देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ देखिए, देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा है। आप आए होंगे जिस रास्ते से, उसको ज़रा स्मरण कीजिए। ये मानवों के चलने लायक ये सड़क नहीं है। अभी क्या 1-1.5 महीने बाद तक यहाँ घुटना से ज़्यादा पानी रहता है। बच्चे बच्चियाँ सब स्कूल जाती हैं सवेरे में, सब जूता चप्पल खोल के जाता है। लगता नहीं है कि गांव देहात की भी ऐसी ख़राब स्थिति होगी। ये कॉरपोरेशन का लगता ही नहीं पार्ट है। ये बेओर में यहाँ बरसों से लोग बसे हुए हैं और 60,000 से अधिक की आबादी हो गई है, और जरा सा भी सभी तरह का टैक्स यहाँ के लोग दे रहे हैं। आप हमें बताएं कि ये जो स्थिति है यहाँ पे, खासकर बेसिक कम्युनिटीज़ की, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? मंत्री लोग जिम्मेवार हैं सर। इसके लिए मंत्री जिम्मेवार रहे हैं। हम उनके पास 10 बार गए हैं। कहने के बाद उन्होंने बाँह पकड़कर हमको ऑफिस से निकाल दिया कि जाइए, हम आपका कागज़ ऑफिस में बढ़ा दिए हैं। लेकिन ऑफिस में जाने पर होता है कागज़ नहीं आया है। फिर हम लोग दोबारा गए, जाइए यहाँ से हम कार्रवाई कर रहे हैं। यही तो मंत्री जी कहते हैं सर। आप लोगों ने सर अपनी ओर से क्या इनिशिएटिव लिया कि यहाँ की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार आए? अपनी ओर से प्रयास किया आपने कभी? यहाँ सुधार कभी होवे नहीं किया। जो रोड बना है वो तो देख ही रहे हो कि रोड का क्या पोजीशन है। इस पर कोई ध्यान नहीं, या मंत्री हो जाए, इसके आगे जो एमपी भी बने इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सर हमारा क्वेश्चन है कि आपने क्या प्रयास किया, कि कोई आंदोलन किया या किसी को आपने पकड़ा, धरना दिया कि हाँ भाई ये पटना से इतना सटा हुआ क्षेत्र फिर भी विकास से महरूम है? आंदोलन भी हुआ है और कई बार मंत्री जी के यहाँ जाके हम लोग लिखित पिटीशन दिए हैं। वो लिखित पिटीशन के बाद वो रोड के लिए यहाँ से भेजा भी गया, लेकिन कलेक्टर के यहाँ जहाँ योजना में जाता है वहाँ से उतर गया है कंप्यूटर पे। हम लोगों ने 3 बार 4 बार दिया है, उसका कापी भी मेरे पास है। वहाँ गया भी रोड के लिए, उसके बाद नाला के लिए। और ये जो अभी उमेश बाबू बताए जो इस रोड में जो स्थिति चलने लायक नहीं थी, पिछले साल ये काफ़ी प्रयास करके हम लोग लगभग 100-150 ट्रैक्टर राबिस अपना खर्च से स्थानीय जनता चंदा करके और उसमें जो है सो डाले हैं, तब जाके थोड़ा चलने की स्थिति हो पाई है। तो प्रयास तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन अब रोड जाम करें हर चीज़ के लिए अच्छा नहीं लगता है। ये तो हो जाएगा जो फिर मतलब एक सरकारी काम में बाधा देने वाली स्थिति। अब पढ़े लिखे आदमी यहाँ रह रहे हैं, ग्रामीण 3 गांव आगे है, सबकी औरतें बच्चे सब पानी में भीग के जाते हैं, कोई जूता खोल के, कोई हाथ में लेके, बच्चे सब का स्कूल बहुत माने दयनीय स्थिति है। तो आपने देखा कि वीवीआईपी कंस्टिट्यूंसी होने के बावजूद लोगों को रोड बनाने के लिए और नाला बनाने के लिए आपस में चंदा करना पड़ता है, तब जाकर वो फुलफिल कर पाते हैं। सर आप बताइए कि कितना कष्ट होता है? आप हर लोगों ने बताया कि नाली और गली का जो पोजीशन है या रोड का जो पोजीशन है बहुत ख़राब है। कितना परेशानी झेलना पड़ता है आप लोगों को? परेशानी तो इतना झेलना पड़ता है कि सर हमको लगता है कि मतलब कि जीवन में पहले इतना नहीं था, जब शहरीकरण हुआ और बिल्कुल हो गया है, माने परेशानी हो रहा है, चौपट हो गया है। चूँकि घर बन गया है, ऊंचा ऊंचा घर हो गया, रोड के वो स्थिति लेवल वही है, तो घर में जो पानी गिरेगा तो रोड पर ना आएगा, उसका निदान होना चाहिए। टैक्स देते हैं, हर तरह से टैक्स देते हैं। आज तक में क्या बोलता है कि जो सप्लाई वाला नाला पानी होता है वो चीज़ भी यहाँ पे वंचित है। कॉरपोरेशन भी तो इन सब चीज़ों के लिए कॉरपोरेशन होता है, नगर पंचायत होता है, नगर परिषद है फुलवारी। इसके बावजूद कॉरपोरेशन की ओर से इस मतलब विकास के लिए क्या कुछ नहीं किया गया? विकास के लिए तो अभी तक कुछ नहीं यहाँ किया गया है। मैं कॉरपोरेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, कॉरपोरेशन के हैं। पहले तो डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए भी आता था, वो भी नदारत है। तो सप्लाई का टंकी बना है, लेकिन उसका पाइप अभी तक इधर नहीं आया है। ये सब कॉरपोरेशन का फेलियर है। इसमें कॉरपोरेशन के जो ये
हिस्सेदारी है। हमने अपने पर्सनल तरीके से जो हमारे कॉरपोरेशन के इंजीनियर हैं डूडा 2 के, उनसे हमने मिल करके हमारे फादर ने रोड के एस्टीमेट बना करके सब कुछ दिया था। उसके बावजूद भी काम अभी तक नहीं हुई है। रोड की तो स्थिति बहुत ही ख़राब है, बिजली कभी आती है जाती है, ये तो समस्याएं हैं। और बिजली की तार की आप स्थिति थोड़े से आगे कॉलोनी में जाएंगे तो आप अगर थोड़ा सा ऊंची गाड़ी होगी तो वो नहीं जा पाएगी आपके कॉलोनी में अंदर। ये सब सारी समस्याएं हैं। और शिक्षा और स्वास्थ्य का तो कहानी खत्म ही है। ये एक चीज़ सर कि नीतीश कुमार और राज्य सरकार का ये दावा है कि हम 19 घंटे बिजली हर एक गांव में दे रहे हैं। ये तो शहर है, तो दवा है ना सर, झूठ मूठ का दवा है। हाँ, झाड़ू लेने सर आती है सब, अगर कि मालिक हाजिरी बना दीजिए हम लोग चले जाएंगे। हाजिरी बनवा हम लोग बना देते हैं, जो भाई भागो। यानी 19 घंटे का बिजली का जो दावा है मुख्यमंत्री का या राज्य सरकार का, वो गलत है? एकदम गलत है सर, उतना नहीं मिल पाता है। कहीं माने कंप्लेन कीजिए भी तो उसके बावजूद माने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा माने टाइम लग जाता है। अच्छा, बिजली का तार जो भी जिस क्षेत्र में यहाँ है एकदम जर्जर की स्थिति में है, कभी भी कुछ हादसा हो सकता है। उसके बाद यहाँ कहीं स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। बिजली पर आ रहा हूँ। हाँ, बिजली पर जो है उतना मन नहीं रह पाता है, जो उनका दावा है वो नहीं रहता है। आप स्टूडेंट हैं, कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है बिजली आपके लिए? जी, हम लोग रात में पढ़ते रहते हैं, लाइट कट जाता है, वही हम लोग को दिक्कत होता है। फिर ऊपर से जो हम लोग जाते हैं क्लासेस वगैरह, तो रोड का जो हालत है बरसात के दिन में तो और दिक्कत होता है हम लोग को। बिजली के बारे में जो दावे किए जा रहे हैं कि 19 घंटे बिजली दिया जाएगा, उन्होंने कहा भी था कि बिजली नहीं तो वोट नहीं मांगने जाएंगे, तो कितना बिजली कितने घंटे बिजली मिल पाता है इस क्षेत्र में? उनका सिर्फ झूठा वादा है, 19 घंटा नहीं मिलती है। दूसरा चीज़ है कि हर काम यहाँ बिजली से होती है, लेकिन बिजली नहीं रहने के कारण काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है यहाँ पे। तो आप भी सहमत हैं कि बिजली जितना पर्याप्त मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिलता? जी बिल्कुल नहीं, सही बात है, क्या कहना। सर, बिजली के बाद हम चाहेंगे कि शिक्षा का क्या हाल है इस क्षेत्र में, फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में खास करके, कि आपको सरकारी स्कूल है तो उसका कंडीशन क्या है? नहीं सर, सरकारी स्कूल तो एक है जो झुग्गी झोपड़ी विद्यालय के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर आम मतलब कॉलोनी के लोग नहीं जाते हैं। वहाँ पर जो भी थोड़ा सा मतलब नीची जाति के आदमी हैं, उन्हीं का बच्चा मिड डे भोजन के हिसाब से जाए या ना जाए। बाकी और मतलब 60,000 से ज़्यादा की आबादी के लिए एक भी सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ बच्चे सब होके मतलब जाएं। तो इस पूरी आबादी में अगर 60,000 आबादी है और उसमें एक भी सरकारी स्कूल नहीं है, तो आप लोग के बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? सर, हम लोग के बच्चे जो है पैसा अगर है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई है, नहीं पैसा है तो रखिए घर में अनपढ़ बना कर। उसके बाद में किसी आदमी का अभी पूरे बिहार में आंकड़ा भी सरकारी है जो है कि बहुत आमदनी, उतना आमदनी है नहीं हर एक आदमी को जो प्राइवेट स्कूल में माने बच्चा को अपना भेज सके। प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए आमदनी आज के डेट में किसी भी प्राइवेट स्कूल में बच्चा के भी कम से कम मिनिमम फीस है तो 5,000 रुपया। और इस पर कोई सरकार का इस पर ध्यान नहीं है कि गरीब का बच्चा पढ़े। उसमें जितने भी शिक्षा प्राप्ति है गरीब के लिए योजना आती है, लेकिन गरीब का बच्चा किस तरह से पढ़े उसके लिए सरकार का कोई इसका दायित्व नहीं है कि गरीब का भी बच्चा पढ़े। इस विधानसभा क्षेत्र में सर शिक्षा में सुधार आए, इसके लिए आप सरकार से क्या मांग करें? 3-4 हल आप बताएं जो सरकार तक हम आपकी बातों को पहुंचा सके। यहाँ एक हाई स्कूल चाहिए कम से कम बेउर में। 60,000 की आबादी है तो हाई स्कूल तो ज़रूरी है, कम से कम एक चाहिए। और मिडिल और प्राइमरी भी 2-3 की संख्या में चाहिए, तब जा कर के ये होगा। यहाँ से शिक्षा का जहाँ तक है तो सरकारी स्कूलों में ये भी दावा सरकार करती है कि पोशाक वितरण होता है, छात्रवृत्ति वितरण होता है, साइकिल का वितरण होता है, लेकिन जब स्कूल ही नहीं है तो फिर पोशाक वितरण और छात्रवृत्ति की बात बेमानी हो जाती है। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है, तो आखिर बच्चे या तो उन्होंने बताया कि या तो सरकारी मतलब महंगे स्कूल में पढ़ते हैं या तो घर बैठते हैं। आप क्या चाहेंगे इस क्षेत्र में शिक्षा में सुधार कैसे हो? शिक्षा में सुधार से कैसे हो सर? स्कूल यहाँ माने गवर्नमेंट का स्कूल चाहिए, कम से कम हाई स्कूल एक चाहिए, प्राइमरी स्कूल चाहिए, और उसको ढंग से माने वहाँ टीचर चाहिए जो उसको पढ़ा सके, माने ये सब चीज़ है। तो शिक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो मिडिल स्कूल की बात है, प्राइमरी शिक्षा की बात है। उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो उसकी स्थिति क्या है यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में? इस क्षेत्र में सर कॉलेज हैं भी तो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हम ये भी चाहेंगे कॉलेज अगर नज़दीक में बने तो अच्छे रहेंगे। तो 10 किलोमीटर की दूरी पर है तो वहाँ पढ़ाई की गुणवत्ता कैसी है? पढ़ाई होती है? वहाँ पढ़ाई होती नहीं है, टीचर लोग भी थोड़ा मनमानी करते हैं। 1-2 टीचर मिलेंगे तो पढ़ाएंगे, 1 आध क्लास चले तो चले, नहीं तो
वहाँ भी क्लास नदारद ही रहता है। सर हायर एजुकेशन के लिए आप स्टूडेंट है, आपको कहाँ जाना पड़ता है अगर क्षेत्र में यहाँ कॉलेज नहीं है तो? हम यहाँ अगर कॉलेज नहीं है तो मेरे को बोरिंग रोड जाना पड़ता है। उस साइड काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे साइड भी अच्छे कॉलेजेस हो। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि इधर भी कॉलेजेस हों, इधर भी अच्छे स्कूल हो और अच्छे प्रोफेसर हो। काफ़ी कॉलेजेस में लेक्चरर की कमी होती है, जो कि लेक्चरर इधर आने चाहिए। तो आपने देखा कि शिक्षा और बेसिक एमिनिटीज़ की हमने बात की तो यहाँ पे स्थिति ठीक नहीं है। इसके अलावा अगर हम स्वास्थ्य की बात करेंगे सर, अगर आपकी पूरे 60,000 की आबादी यहाँ पर फुलवारी विधानसभा क्षेत्र का ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, तो अगर कोई बीमार पड़ता है तो आप कहाँ लेके जाते हैं मरीज को? हम लोग अनिसाबाद चाहे गर्दनी बाग, इससे अच्छा नहीं हुआ तो चले शिवपुरी। यहाँ पर तो कोई स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं, तो कहाँ हम लोग दिखाएंगे? यहाँ पर कितनी बड़ी आबादी है, स्वास्थ्य का क्या हाल है सर यहाँ पर? स्वास्थ्य के लिए तो सरकारी रूप से कोई व्यवस्था ही नहीं है। जो भी कुछ होना है अपने से लटना है, जहाँ प्राइवेट में जाएं जहाँ जाएं। सबसे नज़दीक में गर्दनी बाग है, जहाँ लोग विश्वास से जाते ही नहीं कि वहाँ जाएंगे तो क्या होगा नहीं होगा, उसके चलते सिर्फ प्राइवेट पर ही भरोसा है। यहाँ सड़क की व्यवस्था जो है नीचे है और जल जमाव सबसे बड़ी कारण है, जिसके कारण यहाँ पर बीमारियाँ फैलने का सबसे ज़्यादा डर है और होता रहा है अभी तक। यहाँ कहीं भी कचरे का उठाव का व्यवस्था नहीं है। नगर निगम का कोई कर्मचारी और कोई स्टाफ इधर देखने नहीं आती है, जिसकी वजह से यहाँ बीमारियाँ होना आम बात है। और उसकी वजह से यहाँ बगल में कोई स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है कि बगल में अगर इमरजेंसी हो जाए तो वो ले जाया जा सकता है। वहाँ पर भगवान भरोसे यहाँ के लोग रह रहे हैं। जल जमाव और गंदगी यही कारण है कि यहाँ पर डेंगू जैसी बीमारियां भी पनप रही हैं, लेकिन उसके लिए उचित हॉस्पिटल न होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य शिक्षा में भी यहाँ गड़बड़ है, बेसिक कम्युनिटीज़ भी गड़बड़ है, स्वास्थ्य सेवा का भी हाल ठीक नहीं है। तो स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए आप सरकार से क्या मांग करेंगे? हमारी सरकार से ये मांग है कि कम से कम एक प्राथमिक उपचार केंद्र और उसके साथ इस एरिया में अगर व्यवस्था हो, क्योंकि ये बेउर एरिया जो है इस एरिया का सबसे बड़ा इलाका है और आबादी है, और इस एरिया का ये सिंगल रोड है। इस एरिया में एक हॉस्पिटल खुलना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस एरिया की है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़ीरो है। अगर यहाँ से आपको जानी है, कोई बीमार है, आपके पास गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, तो आप इन्हें पैदल ही ले जा सकते हैं। आपके पास कोई उपाय नहीं है। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की इतनी ख़राब हालत है, रोड की तो पूछना ही नहीं कि क्या स्थिति है। अंतिम में हम बात करेंगे कानून और व्यवस्था की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कानून और व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ। बिहार में अमन चैन की स्थिति हुई है। सर, कितना सुधार हुआ है और क्या अमन चैन की स्थिति है? इस इलाके में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? हम तो सर कुछ नहीं देख रहे हैं। हम कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पर चौपट देख रहे हैं। यहीं पर नपरसार मर्डर हो गया था सर, कोई पूछने वाला था? दिन को मर्डर हुआ था। तो आपको लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है? नहीं सर, कैसे ठीक नहीं है? केवल आप लोग विरोधी कर रहे हैं? नहीं, विरोध के बात नहीं है सर। जो सच्चाई है वही आदमी बोलेगा ना। यहाँ माने 50 आदमी, यहाँ माने 10-20 दुकान है, 50 आदमी के सामने यहाँ मर्डर हो गया सुबह में। हाँ, अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, शिक्षा की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, सब अधिकतर लोगों का मानना था कि इस जो स्थिति है उसमें सुधार होने चाहिए। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि विकास हुआ है, लेकिन अधिकतर लोगों का यहाँ पर मानना है कि विकास की गति और तेज होनी चाहिए। कैमरामैन अमरजीत विश्वास के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, फुलवारी शरीफ रण क्षेत्र के लिए। रण क्षेत्र में आज आपने देखा गया टाउन और फुलवारी का हाल। आपको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दिखाते रहेंगे 2 रण क्षेत्रों की जमीनी हकीकत। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।